सबसे बड़ी बात, जिस ड्रीमलाइनर 787 की दुर्घटना हुई है उसके बारे में विसिल ब्लोअर पहले सवाल उठा चुके हैं। 1 साल पहले इसको लेकर बवाल हुआ था, मगर हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। क्या देश के गृह मंत्री ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि सरकार से सवाल ना पूछा जाए? सुना जाए 12 सेकंड का देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह वीडियो, कल शाम का उनका यह वीडियो सुना जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। टाटा को जिम्मेदारी दी गई थी ना एयर इंडिया के रखरखाव और उसकी कायापलट के लिए। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से बच सकती है? क्या देश के गृह मंत्री जो हैं यह कहकर बच सकते हैं कि दुर्घटना को नहीं टाला जा सकता? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर किस मुद्दे पर आपसे सवाल किया जाए। पहलगाम के बैसरण को अनाथ छोड़ दिया जाता है, वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता। अमित जी, आतंकवादी आते हैं और 28 भारतीयों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब तक उन आतंकवादियों को ना पकड़ा गया है, ना मौत के घाट उतारा गया है। आपसे सवाल ना पूछा जाए। कुंभ में हादसा होता है, अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसी पर कार्रवाई नहीं की है। मगर दूसरी तरफ बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मचती है, जिस पर भाजपा बवाल मचाती है, मगर वहां की कांग्रेस सरकार ने पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। बेंगलुरु आरसीबी के एक अधिकारी को गिरफ्तार भी किया है। इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, मगर इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, मगर देश के गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुर्घटना को नहीं टाला जा सकता। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो डिजास्टर रिस्पांस टीम है अहमदाबाद की, उसने शानदार काम किया और वो अपनी कसौटी पर खरी उतरी है। क्या आप देश के गृह मंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? सुना जाए उनका पूरा बयान। जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत तोरा के साथ यहां पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। जैसे मैंने कहा ना, इस सरकार में सवाल ही नहीं पूछे जा सकते। एक के बाद एक घटनाएं, दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले हो जाते हैं, मगर पूरी तरह से फील्डिंग करता है मीडिया सरकार के लिए, और खुद सरकार का जो तंत्र है वो उन लोगों पर कार्रवाई करता है जो सवाल करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने वीडियो डाला है दोस्तों, और संवेदनहीनता देखिए। इन्होंने म्यूजिक के साथ यह वीडियो डाला है। इस सरकार में भरमार है रील मंत्रियों की। हर मंत्री रील बना रहा है साहब, जवाबदेही कुछ नहीं है। हर मंत्री रील बना रहा है। देखा जाए राम मोहन नायडू जो एक रील पेश कर रहे हैं अपनी जवाबदेही को लेकर, देखा जाए। मैं आज सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। इस संस्था का नाम है एयर इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। क्या आप जानते हैं इसका रखरखाव कौन करता है? इसका रखरखाव करता है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, यानी AIESL। और इसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्या आप जानते हैं AIESL, उसकी बिक्री होने वाली है, उसको डाइवेस्ट किया जाना वाला है, अब तक हुआ नहीं है। एयर इंडिया अपने अधिकतर प्लेन्स के लिए एयर इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से जो है सुविधाएं लेता है रखरखाव को लेकर।
यानी एयर इंडिया के जितने भी प्लेन्स हैं उसका रखरखाव कौन करता है? एयर इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, जो किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। बताइए साहब, सवाल भी ना पूछा जाए। सबसे बड़ी बात, टाटा के अंतर्गत अब एयर इंडिया आता है। क्या सरकार को लगता है कि टाटा को इसका जिम्मा सौंपकर उसकी जिम्मेदारी बच जाती है? कल ही आपको मैंने अपने मंच पर बताया था कि जब से टाटा के तहत यह जिम्मेदारी आ गई है, उसके बाद से लगातार शिकायतें बढ़ गई हैं। एयर इंडिया के प्लेन्स के बारे में शिकायतें बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ड्रीमलाइनर 787, इस पर एक विसिल ब्लोअर ने आज से करीब 1 साल पहले बवाल किया था और कहा था एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और आज उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मैं उसकी चर्चा करूंगा, इंतजार कीजिए, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कुछ मानवीय पहलू आपके सामने लाए जाएं। सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है रमेश विश्वास कुमार। यह सीट नंबर 11A में बैठे हुए थे और यहां पर आप उनकी तस्वीर को देख सकते हैं। उनका जो चेहरा है चोटिल है। एक चमत्कार में मानो इनकी जान बच गई है। बताया जा रहा है कि जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, वो अपनी सीट से कूद गए थे। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से बाहर कूदे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको लेकर कई सवालात के जवाब दिए जाने बाकी हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा वो चलकर जा रहे हैं। यह है रमेश विश्वास कुमार की तस्वीर, जो कि एक ब्रितानी नागरिक हैं। उनका पूरा परिवार इस वक्त ब्रिटेन में है। गुजराती मूल के रमेश विश्वास कुमार बच गए हैं। काश इसी तरह से बाकी 242 लोग भी बच जाते हैं, मगर जो दास्तानें सामने उभर कर आ रही है ना, वो दिल को कचोटने वाली हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर उस परिवार को दिखाना चाहता हूं, 5 सदस्यों का यह परिवार, खुशनुमा दिनों में उनकी तस्वीर और यह आखिरी सेल्फी जो ली गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा होगा, तब ये बच्चे किस खौफ से गुजर रहे होंगे, और उससे भी ज्यादा खौफ उनके मां बाप में, यह सोचते हुए कि इस दुर्घटना में वो तो नहीं बचने वाले हैं, मगर उनके बच्चे, उनका भविष्य, वो भी नहीं बचेंगे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये 2 ब्रिटिश नागरिकों का वीडियो है। ये 2 प्रेमी हैं, 2 समलैंगिक हैं। ये लोग इस बात को लेकर खुश थे कि उन्होंने भारत में बहुत अच्छा वक्त बिताया, और वो जा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये इस प्रेमी जोड़ी का आखिरी लम्हा। इस वीडियो को देखें दोस्तों। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. You see, you've learnt nothing. Going back happily calm. साथ ही हम जिक्र करना चाहेंगे क्रू मेंबर्स का। 22 साल की नागनथोई शर्मा, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं। यह वो आखिरी वीडियो है जो शायद उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से, ड्रीमलाइनर 787 से पोस्ट किया होगा। जब खबर मिली उनके मरने की, तो उनका परिवार शोकाकुल हो गया। उस परिवार की क्या हालत थी दोस्तों, उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। आकाश वत्स, जो इसी प्लेन में सवार थे दिल्ली से अहमदाबाद, उनका यह कहना था कि प्लेन का ना एसी काम कर रहा था, ना एंटरटेनमेंट सिस्टम्स काम कर रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्लेन में दिक्कत थी या प्लेन में टेक्निकली कोई खराबी थी।
मगर हां, एसी काम नहीं कर रहा था और आकाश वत्स के इस दावे को खारिज भी नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुना जाए। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. क्योंकि रमेश विश्वास कुमार जो बचे हैं, उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि दुर्घटना से ठीक पहले एक बहुत जोरदार आवाज आई थी, क्योंकि दुर्घटना से ठीक पहले दोनों पायलट्स मेडे 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 चिल्ला रहे थे, यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। यह जो जोरदार आवाज थी जिसका जिक्र रमेश विश्वास कुमार कर रहे थे, वो क्या था? इसको लेकर पड़ताल करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी पड़ताल, क्या ड्रीमलाइनर 787 के डिजाइन में कोई फ्लॉ है? मैं आपके सामने दोस्तों CNN की खबर पेश करना चाहता हूं। अ विसल ब्लोअर क्लेम्स दैट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इज फ्लॉड। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसकी डिजाइन में दिक्कतें हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उनके जो विसल ब्लोअर है, जिनका नाम सैम सालेपुर है, उन्होंने क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर विसल ब्लोअर सैम सालेपुर, जो करीब 20 साल तक बोइंग में काम कर चुके हैं, उन्होंने पिछले साल आरोप लगाया था कि कंपनी ने सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को तवज्जो दी, यानी सुरक्षा से ज्यादा लाभ को तवज्जो दिया। उनका कहना था कि बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान असेंबली की खामियों से जूझ रहा है, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उनके वकीलों ने कहा, सालेपुर की चेतावनी सुनने के बजाय बोइंग ने प्लेन को जल्दी से जल्दी बाजार में उतारने को प्राथमिकता दी, जबकि उन्हें पता था कि सालेपुर जिन दिक्कतों की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से वाजिब और साबित हो चुकी हैं। बाद में सालेपुर ने अमेरिकी सेनेट को बताया कि ड्रीमलाइनर के ढांचे यानी फ्यूजलेज में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी दरारें और गलत तरीके से की गई असेंबली से जल्दी घिसावट और स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है। जब उन्होंने एक संस्था के सामने अपना बयान दिया था तो उनके एक एक शब्द से दुनिया के होश उड़ गए थे, मगर यहां भारत में उसकी चर्चा भी नहीं थी।